हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे क्लास 10 विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का बिल्कुल वायरल पेपर बताएंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट साइंस के मात्र इस पेपर को तैयार कर लेंगे वो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूरे के पूरे नंबर लेकर के आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है, क्योंकि यहाँ पे हम आप सभी को अर्धवार्षिक परीक्षा साइंस का बिल्कुल वायरल पेपर बताने वाले हैं, जो कि आप सभी के सभी जिलों में सभी जगह, ठीक है, सभी स्कूलों सभी कॉलेजों में बिल्कुल यही सेम पेपर आने वाला है। जितने भी बच्चे इस साइंस के मात्र पेपर को तैयार करके जाएंगे वो साइंस में बिल्कुल अर्धवार्षिक परीक्षा में बिल्कुल टॉपर बन के आएंगे। ये मेरी 100% गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे हम आप सभी को पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताएंगे, आंसर के साथ बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अनुक्रमांक और यहाँ पे नाम रहेगा। उसके बाद इसमें जो आपको समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा, और इसी टाइम में आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को साइंस के सॉल्व करना है। ठीक है, ये पूर्णांक 70 का है, और कहीं कहीं ये आप सभी को 80 का भी देखने को मिल जाएगा। यानी पूर्णांक में जो है डिफरेंट होता है, अंतर होता है सभी जगह पे, तो इसलिए आप लोग पूर्णांक को लेकर के घबराइएगा मत। बाकी इसके बाद निर्देश दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट जो है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इन 15 मिनट में आपको इस क्वेश्चन पेपर को एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें 20 क्वेश्चन दिए हैं आपका 20 नंबर का। उसके बाद 50 नंबर के इसमें वर्णनात्मक क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपका 60 क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन पेपर सबसे वायरल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके एग्जाम में 100% हाल फेयरली एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, और ये आप सभी के यानी क्लास 10th हाल फेयरली एग्जामिनेशन में तो ये इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। इसके अलावा ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 10% क्वेश्चन इस पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे। इसलिए ये आपके लिए यानी डबल जो है लाभ देगा, बेनिफिट देगा। इसलिए आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आप लोग समझिएगा। सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि स्वस्थ आंख का निकट बिंदु होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिया रहेगा। पहला है 25 सेमी, 50 सेमी, ठीक है, और सी ऑप्शन है 100 सेमी, और डी ऑप्शन जो है वो अनंत है। तो स्वस्थ आंख का जो निकट बिंदु होता है ना वो कितना होता है 25 सेमी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा 25 सेमी। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए सूत्र होता है R बराबर 2F। R बराबर क्या होता है 2F ये होता है, और F बराबर होता है R/2। ये F बराबर क्या होता है R/2। इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, इसी सूत्र पे जो है इस मान को रखना है। यहाँ पे फोकस दूरी का मान दिया है कितना 20 सेमी। अब यहाँ पे जो है R बराबर हम क्या रखेंगे, और हमें वक्रता त्रिज्या R का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे फोकस दूरी का मान हम क्या रखेंगे 20 रख देंगे, और गुणित सूत्र में जो है 2 दिया है क्योंकि ये आधी होता है, तो यहाँ पे इस तरीके से 2 रख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना के 4, यानी यहाँ पे 40, और सेमी दिया है तो सेमी 40 सेमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्रतिरोध का मात्रक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलाम, ओम, जूल या ओम मीटर। ठीक है, तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ना वो ओम होता है। इसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर, अमीटर या मोटर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उसको कहते हैं विद्युत धारा जो उत्पन्न करती है ना उसको जनित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यानी प्रोटॉन है तो इसमें प्लस का होता है, प्लस का जो भी मान रहेगा वो प्लस का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो और ये कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम होता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 6, यदि यहाँ पे दिया है यदि फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स को फाई से दिखाते हैं। ठीक है, यदि फाई यानी चुंबकीय फ्लक्स
और बी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो इनके बीच का सही संबंध यानी सही सूत्र कौन सा है, ठीक है। इसमें से आपको सही सूत्र को ढूंढना है। तो सही सूत्र देखिए हो जाएगा बी बराबर फाई बटे के ए, यही हो जाएगा इसका सही सूत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। उत्तल दर्पण से जब भी जो प्रतिबिंब बनती है वो होता है आभासी और सीधा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट है, यानी इसमें से ये वाला ऑप्शन ऐसी स्थिति है जिसमें आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए उपखंड ख है, क्योंकि आपका जो ये साइंस है ना क्लास 10th, इसमें आपके 3 उपखंड होते हैं, पार्ट होते हैं, जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो तीनों से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछे जाएंगे। तो इसलिए अभी तो आप लोगों ने यहाँ पे फिजिक्स से देख रहे थे, अब इसके बाद आप केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद बायोलॉजी के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है उपखंड ख में कि शुद्ध जल का पीएच मान है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में हजारों बार पूछ चुका है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, क्योंकि शुद्ध जल जो होता है उदासीन होता है और 7 नंबर जो है उदासीन होता है। तो ये शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है? कौन सी धातु साधारण ताप पे जो है वो Na यानी सोडियम करती है? ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, प्रोपेनेल में क्रियात्मक समूह है, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है ना, जो नल या नेल ऐसे कह सकते हो, नल, या इसको अल कह सकते हो आप लोग, अल। तो देखिए CHO जो है ये अल समूह है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अल। तो प्रोपेनल में क्या है, जो है CHO समूह जुड़ा हुआ है। अगला देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसके कारण चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है कहलाती है, वो क्या कहलाता है, ठीक है। तो वो है संचारण कहलाता है, यानी संचारण। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी उसको कहते हैं ना, उसको कहते हैं लोग, यानी कि गांव की भाषा में मूर्छा लग गया है, तो उसी को कहते हैं संचारण को। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, सल्फर डाइऑक्साइड का जली विलयन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, SO2, यानी इसका क्या है, जली विलयन क्या होता है? तो इसका जो जली विलयन होता है ना वो अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है? कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित करती है? तो वो Zn है, जिंक। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए उपखंड ग से, यानी आपके जो जीव विज्ञान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन है, पादप में यानी पेड़ पौधे में जो जाइलम है ये किसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना उसके उनको पानी चाहिए होता है, जिसके कारण वो हरे भरे दिखते हैं, अपनी भोजन बनाते हैं, उनकी पत्तियां हरी भरी दिखती है और वो जिंदा रहते हैं, ठीक है। तो पादप में जाइलम जो है वो जल का वहन करता है, यानी संवहन करता है, जो है धरती माँ से यानी भूमि से जल को जड़ों के द्वारा, जाइलम के द्वारा ही वो उनके पत्तियों तक ले जाता है। तो वो है यहाँ पे जाइलम का कार्य होता है वो जल का वहन करना। अगर आ जाएगा फ्लोएम का कार्य क्या होता है, तो वो भोज्य पदार्थों का वहन करता है। तो ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं करते हैं? किस दिन जो है नहीं करते हैं? धूप वाले दिन, बादलों वाले दिन, गर्म दिन में, पवन वायु वाले दिन में, ठीक है। तो किस दिन हम लोग नहीं करते हैं? वो है बादलों वाले दिन में, जिस दिन यानी बदरी रहता है उस दिन धूप नहीं रहता है, जिसके कारण जो सौर प्लेट है, सौर ऊर्जा, उसका यूज हम लोग नहीं कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? तो मस्तिष्क जो है ना वो यानी सोचने के लिए भी, हम लोग सोचते भी है तो मस्तिष्क से, दिमाग से ही सोचते हैं, हृदय स्पंदन के लिए भी, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। तो देखिए सब है लेकिन ये शुक्रवाहिका नहीं है, ये जो है ये पुरुषों में पाया जाता है, महिलाओं में नहीं पाया जाता। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यकृत स्रावित करता है। यकृत जो है वो क्या स्रावित करता है? तो यकृत जो है ना वो पित्त रस का स्राव करता है। ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लसिका में नहीं पाए जाते हैं। लसिका में नहीं पाए जाते हैं, लाल रुधिराणु जो है लसिका में नहीं पाए जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, मानव में भ्रूण को
पोषण मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा, यानी माँ के पेट में गर्भ में जो बच्चे पलते हैं ना, वो कैसे बड़े होते हैं, उनको भोजन मिलता है, पोषण मिलता है तब, तो वो किसके माध्यम से मिलता है, प्लेसेंटा के माध्यम से ही मिलता है। तो ऑप्शन बी राइट है। इस तरीके से 20 क्वेश्चन थे, अगर आप लोग इसको तैयार कर लिए तो आपका 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्का है, ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे, यानी कि खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि उपखंड का क्वेश्चन है। और ध्यान रहे कि आप लोग जिस उपखंड का क्वेश्चन आप लोग हल कर रहे हो उसको उसी में करना है, ये नहीं कि दूसरे उपखंड में आप लोगों ने हल कर दिया। ऐसे करने पर आपके सही क्वेश्चन पे भी आपको 0 नंबर मिल जाएंगे। इसलिए जिस उपखंड का क्वेश्चन है उसी पर आपको हल करना है, उसी का उपखंड डाल करके हल करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए दिया है कि एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखा जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो। प्रतिबिंब की स्थिति भी आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए फोकस दूरी कितना दिया है, एफ बराबर, और ये क्या है, अवतल दर्पण है तो इसकी फोकस दूरी हम लोग माइनस में रखेंगे, -10 सेमी, ठीक है। और कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका जो प्रतिबिंब है 5 गुना बड़ा बने, तो प्रतिबिंब जो है उसकी आकार आपको 5 गुना, यानी यम बराबर दिया हुआ है 5 - 5 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, जबकि प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात आपको करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास एक मान दिया था और एक यहाँ पे कितना बड़ा गुना है इसका मान दिया था। तो इसको अब आपको हल कैसे करना है, सबसे पहले आवर्धन के सूत्र से आपको हल करना है। यम बराबर सूत्र होता है -v/u, यही सूत्र होता है, ठीक है। अब आपको इसी पर मान रख देना है। यम का मान हमारे पास दिया है 5 और बराबर -v/u, इसका मान भी हमारे पास नहीं दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे v बराबर आ गया 5u, ये आ गया यहाँ पे हमारा मान। अब इसके बाद हम लोग दर्पण के सूत्र से रखेंगे, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का सूत्र 1/f बराबर f है ये, ठीक है, 1/v प्लस 1/u, ये सूत्र होता है। इसी पर हमें रखना है 1/f का मान जो हमारे पास दिया हुआ है -10, तो इसको हम रख देंगे कि -10 है। 1/v का मान जो है वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 5u, तो इसको भी हम लोग रख देंगे यहाँ पे, v का मान की जगह पर हम लोग 5u रखेंगे। 1/u का मान नहीं दिया तो उसको सेम ऐसे ही रख देंगे। अब यहाँ से हमें हल करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए -1/10 बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 और ये इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये यानी 3 का गुणा भाग होगा ना, तो यहाँ पे हमें 6 प्राप्त होगा और नीचे 5u प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आपको यहाँ पे देखिए हल करना है, तो कैसे हल करोगे आप लोग, 5u अपने जगह पर है और उसके बाद 6 इंटू -10 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद अब आप लोग इसको हल करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 5u और बराबर ये इसका हो जाएगा तो 60 हो जाएगा, -60 हो जाएगा। अब u बराबर हम क्या लिखेंगे, -60 बटे के ये 5 जो गुणे में है बराबर किधर भाग में जाएगा, तो बटे में हो जाएगा। तो u बराबर क्या आ जाएगा, 12 × 5 = 60, यानी -12 आ जाएगा, -12 सेमी, ठीक है। तो ये तो आ गया आप सभी का वस्तु की दूरी, यानी वस्तु को हम -12 सेमी दूरी पे रखेंगे। अब इसके बाद हमें निकालना है, अब देखिए हमें वस्तु की जो आकार है उसको निकालना है, तो v बराबर क्या हो जाएगा 5u, ठीक है, और v बराबर 5u का मान कितना आया अभी -12, तो इसको -12 रख दीजिए आप लोग, ठीक है। और ये v बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 12 × 5 = 60, तो -60 आ गया, तो हमारे पास v का मान भी आ गया, u का भी मान आ गया। तो ऐसे ही आपको हल करना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है। और ये सामने की ओर बनेगा, वस्तु के सामने की ओर बनेगा, ठीक है। और हम आप सभी को बता दें कि आपको यूट्यूब पर ना हज़ारों ऐसे चैनल है जहाँ पर आपको अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर मिल जाएंगे, लेकिन आपको सिर्फ एक अच्छे पेपर को ही तैयार करना है जो हमारे चैनल पे है, ठीक है। अगर हमारे चैनल के अलावा आप लोग किसी भी चैनल के पेपर को तैयार करते हो तो आप लोग पास कभी नहीं होगे। अब पास के अलावा आप क्या होगे आप लोग खुद समझ सकते हो, तो इसलिए आप लोग किसी के भी वीडियो पर क्लिक मत करना, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक कर रहे हैं और बोर्ड के पेपर भी बनाते हैं, इसलिए हम आपको जो वीडियो देंगे वही 100% बिल्कुल करेक्ट है और उसी को आप लोग पढ़कर टॉपर बन पाओगे, अदरवाइज नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो ये आपके 4 नंबर के थे, जैसे हमने सॉल्व किया वैसे आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर देखिए सेकेंड है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेमी दूर
पर अक्ष के लंबवत और प्रतिबिंब का आवर्धन भी आपको ज्ञात करना है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। ये सब देखिए ना, न्यूमेरिकल कभी कभी अनिवार्य हो जाता है कि आपको सॉल्व ही करना है, इसलिए आपको सवाल को हल करना भी सीखना पड़ेगा। और हम आपको ऐसा तरीका बताते हैं जिससे कि अगर जिनको कुछ नहीं आता ना, वो भी इस सवाल को हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये उत्तल लेंस है, तो इसमें फोकस दूरी जो दिया है इसको हम प्लस में रखेंगे, प्लस में 50 सेमी रखेंगे। u का मान यानी वस्तु की दूरी कितनी दी है, 25 सेमी, तो इसको u की मान को हम हमेशा ऋणात्मक में रखते हैं, तो यहाँ पे -25 हो जाएगा। और बाकी हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है और वस्तु की लंबाई वगैरह भी ज्ञात करनी है, आवर्धन का मान भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मान रख दिया। अब उसके बाद आपको यहाँ पे लेंस की सूत्र से लिखना है, f बराबर 1/के f बराबर 1/के v माइनस 1/के u। अब इसी पर मान रख देना, 1/के 50 हो जाएगा, बराबर 1/v का मान जो है हमें निकालना है, -1/, यहाँ पे u का मान -26 हो जाएगा, तो इसको हम लोग रख देंगे। उसके बाद 1/के 50 और इसके बाद देखिए 1/के v, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/के 25। अब यहाँ पे 1/के v को हम बाहर निकाल देंगे और इसको अंदर लाएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मान आ जाएगा यानी 1/के ये -50 हो जाएगा और ये प्लस 1/के 25। अब इसका हम 50 जो है एलसीएम ले लेते हैं, तो -50 = 50 और 25 दूना के 50, तो यहाँ पे हो जाएगा इतना, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1/के 50। ठीक है, यानी हमारा भी का मान कितना आ गया, 50 सेमी। तो यहाँ से हमारा भी का मान आ गया। अब हमें क्या करना है, आवर्धन का मान निकालना है, तो आवर्धन के सूत्र से m बराबर v/के u, इसी से हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इससे हम लोग निकाल रहे हैं, माइनस से होता है, तो यहाँ पे m बराबर कितना आ जाएगा, -50/के माइनस यहाँ पे 25, ये दोनों मान माइनस में रख सकते हो आप लोग। तो m बराबर कितना आ गया, इससे ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, m बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, 2 आ गया। तो यही इसका आंसर है। आप लोग इसी तरीके से पूरा हल कीजिएगा। अगर आपको सूत्र याद है तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से हल कर सकते हो। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, और इससे पहले हम बता दें कि अर्धवार्षिक परीक्षा के ऑल सब्जेक्ट की पेपर चैनल पे बन चुकी, जल्दी से आप लोग प्लेलिस्ट से विजिट करके देख लो। अदरवाइज इस वीडियो के जो है एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। अगला थर्ड क्वेश्चन, 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए आपको कैसे इसको हल करना है। सबसे पहले कि यहाँ पे R1 का मान दिया है 2 ओम, R2 का मान कितना दिया है, 3 ओम दिया हुआ है, और R3 का मान कितना दिया है, 5 ओम दिया हुआ है। ठीक है, पहले ये आपको लिख लेना, यहाँ पे 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम। उसके बाद वोल्ट का मान कितना दिया है, 30 वोल्ट दिया हुआ है। अब श्रेणी क्रम के सूत्र से आपको इसको हल करना है। तो यहाँ पे देखिए श्रेणी क्रम का जो श्रेणी संयोजन होता है उसका जो सूत्र होता है ना, वो ये होता है, R इक्वलेट बराबर या R बराबर R1 + R2 + R3, यही इसका सूत्र होता है। अब इसी पर आपको रख देना है R इक्वलेट बराबर 2 ओम + 3 ओम + 5 ओम, ये पूरा श्रेणी क्रम में। अब R इक्वलेट बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको पूरा आपको ऐड करना है, 10 ओम आ जाएगा ये, यानी तुल्य प्रतिरोध हमारा 10 ओम निकल गया। अब यहाँ पे देखिए V बराबर I × R इक्वलेट, यानी हमें वोल्ट का मान दिया हुआ है, हमें धारा का मान निकालना है। ठीक है, तो ये 30 हो गया, बराबर I का मान नहीं दिया है, इंटू इसका R इक्वलेट का मान अभी हमने निकाला है 10, तो ये हो गया। अब I बराबर हम इसे क्या लिख सकते हैं, 30/10 बराबर यहाँ पे I का मान कितना आ गया, 3 एम्पियर आ गया, 3 एम्पियर I का मान आ गया। ठीक है, देखिए प्रत्येक सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करना है, तो प्रत्येक सिरे का बीच का विभवांतर पहले निकालना है, तो V बराबर I × R आ जाएगा। अब इसी पर हमें निकालना है, जैसे हमें R1 पे, R2 पे, R3 पे, तीनों पर निकालना है, तो आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे V1 और I × R1, V2 I × R2, V3 I × R3, ऐसे लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए V1 में जो मान हो जाएगा, यानी हमें विभवांतर का मान निकालना ही है, तो यहाँ पे हमें यानी V1 बराबर इससे हो जाएगा V1 V2 V3 बराबर। ठीक है, तो I का मान हमें 3 दिया है, और उसके बाद पहला 2 ओम है तो इसको लिख दो,
आई का मान टोटल 3 निकाले हैं, दूसरा प्रतिरोध तीनों में 3 लिख दो। आई का मान टोटल 3 निकाले हैं, तीसरा प्रतिरोध 5 है, उसको लिख दो। तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया और ये 15 हो गया। ठीक है, 15। तो इस तरीके से ये सभी इतना इतना वोल्ट आ गए, आप लोग इसको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर चौथा, घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली एवं आवरण विद्युत रोधन के रंग लिखिए। आपको लिखना है। ठीक है, जीवित यानी विद्युतमय तार और भू संपर्क तार, उदासीन तार, इसके बारे में आपको लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन था। अगला है अथवा क्वेश्चन, और ये सभी सवाल 4-4 नंबर के थे। अथवा क्वेश्चन देखिए दिया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तथा सेकेंड है कि दाहिने हाथ के जो है अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए। यह किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त होते हैं। ये 6 नंबर का था। उपखंड ख दिया है 5वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क दिया है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करना, ख दिया है एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया, ग दिया है जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, और उसके बाद घ दिया है सोडियम सल्फेट विलयन की जो है बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया आपको कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम आप सभी को इस तरीके से पहला जो है 5वें का क की रिएक्शन हम यहाँ पे कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो है लेड नाइट्रेट को गर्म करना है। तो जब हम लोग लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है PB, ऐसे हम लिख देते हैं इसको PbNO3 का ट्वाइस। ठीक है, ये लेड नाइट्रेट का सूत्र है। जब हमें इसको गर्म करने का सिंबल ऐसे होता है, इसको गर्म करते हैं तो ये PbO में होता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे NO2 सोडियम नाइट्रेट, यानी कि यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और उसके बाद O2 में ये परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या है कि हम इसको PB को 2 करेंगे तो इसको यहाँ पे भी हमें 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सभी जो है बैलेंस है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे था कि ख क्वेश्चन की एथेनोइक अम्ल की सोडियम से अभिक्रिया कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एथेनोइक अम्ल यानी ख क्वेश्चन है, ये एथेनोइक अम्ल यानी CH3COOH, ये एथेनोइक अम्ल है क्योंकि पहले कार्बन को मेथेन कहते हैं, दूसरे कार्बन को एथेन, और इसमें ओइक समूह जुड़ा है तो ये एथेनोइक हो गया। उसके बाद इसका रिएक्शन किससे कराना है, सोडियम यानी Na से कराना है। तो जब हम इसका रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो वो प्राप्त होगा यहाँ पे CH3COONA। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे कार्बन की संख्या 2 रहेगी क्योंकि सोडियम यहाँ पे 2 है, और उसके बाद हमें H2 गैस प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो रहा है। ग क्वेश्चन देखिए कि जिंक की सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया, तो Zn की हम लोग किससे कराएंगे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इससे जब हम लोग इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें ZnNO3 प्राप्त हो जाएगा, NO3। ठीक है, का ट्वाइस प्लस यहाँ पे 2Ag प्राप्त हो जाएगा। और अगला है क्वेश्चन नंबर घ। क्वेश्चन घ है कि सोडियम सल्फेट विलयन की बेरियम क्लोराइड विलयन से अभिक्रिया कराना है। तो देखिए सोडियम सल्फेट का सूत्र होता है Na2SO4 और प्लस BaCl2, इससे जब हम लोग कराएंगे तो BaSO4 प्राप्त हो जाएगा और प्लस 2NaCl प्राप्त हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। जो है समजाति श्रेणी यानी सजाती श्रेणी जिसे कहते हैं, कार्बन की स्वर्तोमुखी जो है प्रकृति, इसको आपको लिखना है। 2 नंबर 4 नंबर का था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, तो आप लोग लिख लेना इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 7 का क, निम्नलिखित यौगिकों का आपको IUPAC नाम लिखना है। पहला जो है ना यहाँ पे दिया है CH3COOH, इसका हमने आपको ऊपर ही बताया है कि CH3COOH दिया है, तो इसको कहेंगे पहले कार्बन को मेथ और सेकेंड कार्बन जो है इसको कहेंगे एथ, और इसमें COOH यानी ओइक समूह जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, एथेनोइक। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एथेनोइक अम्ल पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा, और ये सेकेंड है। और सेकेंड में देखिए क्या है,
सेकेंड है CH3 CH2 CH2 Cl, इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम लोग यानी फर्स्ट क्लोरो प्रोपेन कहेंगे, फर्स्ट क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले कार्बन को मेथ, दूसरे को एथ, तीसरे को प्रोप यानी प्रोपेन कहते हैं। तो यहाँ पे 3 कार्बन है, बाकी Cl समूह जुड़ा है, तो फर्स्ट क्लोरो प्रोपेन कहेंगे। उसके बाद देखिए थर्ड है कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी इसको CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो है ये एथाइन का सूत्र ही है, तो ये थर्ड जो हो जाएगा एथाइन हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर लेना। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ख कि साबुन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तथा साबुन की 2 विशेषताएं भी आपको लिखना है। ये 3 नंबर का आप लोग तैयार करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने कई बार जो है बताया हुआ है। अगला है ख क्वेश्चन, उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया स्पष्ट करना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर का तैयार कर लेना। पीएच मान क्या है इसका, हाइड्रोजन आयन सांद्रता से क्या संबंध है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने इसको कई बार बताया, आप लोग देख लेना। ग क्वेश्चन है खनिज तथा अयस्क में अंतर, हमने अंतर आपको बताया है 5 अंतर, जिसमें से ये अंतर दिया है, आप लोग उसको तैयार कर लेना, ठीक है। खनिज तथा अयस्क में अंतर क्वेश्चन, और ये 2 नंबर का है। उसके बाद उपखंड ग यानी आपके जीव विज्ञान से क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे ख क्वेश्चन है, 8वें का क क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको लिखना है, जैसे जब तक हमारा जीभ में, जब तक हमारे मुंह में लार नहीं बनेगा ना, तब तक जो भोजन है वो हमारे अंदर यानी नली में नहीं जा पाएगा, ठीक है, आहार नाल में। तो इसलिए लार का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका, यह हमें भोजन निगलने में सहायता करता है। तो इस तरीके से क्या है, कोई कोई जैसे कभी कभी बहुत ही चटर जो है चटर पटर खाने बन जाते हैं, तो उसे देखते ही क्या होता है, लोगों के जीभ से लार टपकने लगते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है अभी, और कभी कभी लोग क्या करते हैं, सूखी रोटियां खाते हैं, तो वो अंदर उनके जो है कैसे जाता है पेट में, वो लार के माध्यम से ही जाता है, ठीक है। तो लार जो है वो हमारे पाचन क्रिया में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये सब बनाकर लिख लेना। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 नंबर का ख, ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए ओजोन परत जो है हमारी सुरक्षा कवच है, ठीक है। और ओजोन परत जो है हमारे सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को रोकती है, जो हमारे पास नहीं आ पाती है। अगर वो किरणें हमारे पास आ जाती तो हमें जो है कई प्रकार की बीमारी हो जाती, और जो है वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ओजोन परत जो है हमारे लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। तो ये सब चीज़ें बनाकर लिखना है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, स्वपरागण तथा पर परागण में आपको विभेद लिखना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वपरागण में पौधे होते हैं जिसमें जो है परागण की क्रिया स्वयं हो जाती, पर परागण में ऐसे पौधे आते हैं, पौधे जिसमें जो है कि वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उनकी में अपने से क्रिया नहीं होती है। ये सब चीज़ें आपको लिख लेना है। अगला देखिए ख क्वेश्चन, परिवार नियोजन की किन्हीं 2 स्थायी विधियों का आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। तो परिवार नियोजन यानी कि बच्चों की संख्या को सीमित कर परिवार को नियोजित करना है, परिवार नियोजन कहलाता है। इसके 2 विधियाँ होती, स्थायी और अस्थायी। तो यहाँ पे 2 स्थायी विधियों का नाम यहाँ पे पूछ रखा है, तो महिला पुरुष नसबंदी करके, ठीक है। और भी इसके कई कारण है, आप लोग इसको लिख सकते हो बनाकर। अगला क्वेश्चन नंबर 10 का क, किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम आप सभी को लिखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग तैयार कर लेना। क्वेश्चन नंबर ख है कि पौधे में रंध्रों की उपयोगिता का उल्लेख करना है, ठीक है। पौधे में जो रंध्र होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो पौधे में नमी को बनाए रखते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें वाष्पोत्सर्जन में सहायक होती है, ये सब चीज़ें लिख देना है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, मानव में विकराणु यानी नेफ्रॉन की आपको संरचना तथा क्रियाविधि का वर्णन करना। इसके अलावा आप लोग मानव के पाचन तंत्र जो है इसको भी तैयार कर लेना। ये आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन थे, और बाकी ये क्वेश्चन जो है, ये नेफ्रॉन वाला क्वेश्चन आपके 6 नंबर के, क्योंकि इसमें आपको चित्र भी बनाना है, डायग्राम भी खींचना है, ठीक है, फिगर भी बनाना है। अगला है क्वेश्चन नंबर देखिए अथवा में दिया है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, लक्षणों की वंशागति के नियम में मेंडल के प्रयोगों के महत्व की व्याख्या करना है। 6 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। मेंडल के प्रयोग कितने थे, मेंडल ने कौन कौन से नियम दिए थे, इनके तीनों नियम को तैयार कर लेना है, उसको उदाहरण से आपको तैयार कर लेना है।
अगर आप लोग इतना तैयार कर लेंगे तो आप लोग साइंस में इस बार बिल्कुल टॉपर बन जाओगे हाल फिलहाल क्वेश्चन पेपर में, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए आपके लिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा तैयार कर लो। अगर इस पूरे पेपर की आपको PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, दोनों लिंक आप लोग जल्दी से फॉलो कर लो और ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। और इससे पहले सभी सब्जेक्ट के वायरल जो है अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर बन चुके हैं, चैनल पे जल्दी से विजिट करके आप लोग देखो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हम आपको लिखित रूप से अगले बार आंसर के साथ हम आपको पूरी वीडियो बताएं, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कीजिए, धन्यवाद।